हो गया लाइव, देख लीजिएगा। तो बंद कर दिया का? चलिए आ जाइए, हो गया है लाइव। हाँ चलिए आ जाइए, अब आइए। तो क्या बता रहे थे? अनुच्छेद 22। देखिए, अनुच्छेद 22 हम आपको बता रहे थे, और अनुच्छेद 22 में हमने आपको बताया था गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है। पहला, गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं। दूसरा, 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और तीसरा, अपने मन मुताबिक वकील रख। लेकिन अनुच्छेद 22 3 प्रकार के लोगों को, अनुच्छेद 22 2 प्रकार के लोगों, सॉरी, अनुच्छेद 22 2 प्रकार के लोगों को प्राप्त नहीं होता है। एक शत्रु देश का विदेशी नागरिक, और दूसरा निवारक निरोध कानून। तो शत्रु देश के विदेशी नागरिक की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे शत्रु देश का विदेशी नागरिक क्या होता है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं। आगे है निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। निवारक निरोध कानून, निवारक निरोध कानून, इस कानून की चर्चा भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 22 में है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 22 में इस कानून की चर्चा है। देखिए, इसको आप तब समझिएगा जब कुछ चीज हम आपको बताते हैं। जैसे जब आप कोई कांड करते हैं, मतलब किसी घटना को अंजाम देते हैं, मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, किसी को चाकू मार देते हैं, किसी को गोली मार देते हैं, या कोई भी घटना को अंजाम देते हैं, तब आप पर मुकदमा चलाकर आपको सजा सुनाया जाता है। तो सामान्य भारतीय कानूनी प्रक्रिया में जब हम किसी घटना को अंजाम देते हैं, सामान्य भारतीय कानूनी प्रक्रिया में जब हम किसी घटना को अंजाम देते हैं, तब हमें सजा दिया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में एक ऐसा भी कानून है जिसमें बिना घटना को अंजाम दिए ही, घटना को अंजाम देने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी को निवारक निरोध कानून कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, मान लिया जाए नीतीश कुमार का गांधी मैदान में कोई प्रोग्राम है। नीतीश कुमार का गांधी मैदान में कोई प्रोग्राम है। गांधी मैदान नीतीश जी आने वाले हैं, और जब मुख्यमंत्री सब कहीं जाता है ना, तो वहां की सुरक्षा चेक किया जाता है कि मुख्यमंत्री को किसी प्रकार की असुरक्षा तो नहीं है। सुरक्षा चेक किया जाता है। मान लीजिए कि सुरक्षा चेक किया जाने लगा तो पता चला कि गांधी मैदान में कुछ विद्यार्थी, कुछ स्टूडेंट नीतीश कुमार के प्रोग्राम में उत्पात मचाएगा। उत्पाद मचाएगा। क्यों मचाएगा? बीपीएससी में पेपर लीक हो गया है, इसी वजह से उत्पाद मचाएगा। जैसे ही यह जानकारी बिहार की पटना पुलिस को चलेगा,
वैसे ही बिहार की पटना पुलिस या बिहार पुलिस जो विद्यार्थी उत्पाद मचाएगा उस विद्यार्थी को उत्पाद मचाने से पहले ही नजरबंद कर दिया जाएगा या गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाएगा। तब तक गिरफ्तार करके बंद किया जाएगा जब तक कि नीतीश कुमार का प्रोग्राम नहीं हो जाता है। विद्यार्थी तो सिर्फ सोचा कि हम उत्पाद मचाएंगे, उत्पाद मचाया नहीं। पुलिस को पता चल गया, उत्पाद मचाने से पहले ही विद्यार्थी को गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए कि हमारे मोदी जी बिहार के पटना के गांधी मैदान आने वाले हैं। मोदी जी जो वायदा किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी तक नहीं दे पाए हैं। बहुत सारे लोगों का एज एक्सपायर हो गया है। अब कोई ऐसा छात्र है सुशांत नाम का, कोई ऐसा छात्र है सुशांत नाम का, मान लिया जाए कि उनको रोजगार नहीं मिल सका, मानसिक रूप से विक्षिप्त तो हो गया और उनको पता चला कि मोदी जी आने वाले हैं गांधी मैदान। एकदम पिस्टल लेके तैयार था, जैसे आएगा उड़ाइए देना है। प्रधानमंत्री का भी सुरक्षा घेरा काफी व्यापक होता है। प्रधानमंत्री के आने से पहले पूरे गांधी मैदान को सील कर दिया जाता है, सप्ताह दिन पहले, ये से सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अब जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चेक हो रही थी तो पता चला कि कुछ होने वाला है प्रधानमंत्री के साथ। तो अब प्रधानमंत्री आने वाले हैं, प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रिय दुर्घटना होने वाला है, कोई लड़का करने वाला है, सुशांत करने वाला है। जैसे ही प्रशासन को पता चलेगा तो प्रशासन उस व्यक्ति को, सुशांत नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करके नजरबंद करके कहीं रख देगा ताकि वो घटना को अंजाम नहीं दे सके। एग्जाम्पल दो हमने आपको दिया है। अब परिभाषा पे आते हैं। वैसा कानून जिसके तहत घटना को अंजाम देने से पहले ही अंजाम देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर या नजरबंद कर दिया जाता है ताकि घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके, उस कानून को ही निवारक निरोध कानून कहते हैं। निवारक निरोध कानून समवर्ती सूची का विषय है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में है, जिस कारण निवारक निरोध कानून पर कानून का निर्माण केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों कर सकती है। जैसे आज के भारत के संविधान में निवारक निरोध कानून है, वैसे ही जब ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश शासन के दौरान रॉलेट एक्ट कानून था। रॉलेट एक्ट कानून के तहत भी भारतीयों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और निवारक निरोध कानून के तहत भी संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार किया जाता है। यही कारण है कि निवारक निरोध कानून की तुलना ब्रिटिश काल के रॉलेट एक्ट कानून से की जाती है और निवारक निरोध कानून के तहत जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार कर जेल में बंद रखा जा सकता है या 3 माह तक नजरबंद रखा जा सकता है। उससे अधिक समय तक नजरबंद रखने के लिए एक बोर्ड का गठन होगा और बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले लोग बोर्ड में शामिल होते हैं और वो बोर्ड अगर सिफारिश करता है कि नहीं 3 महीना के बदले 6 माह रखा जाए तो तब 6 माह भी व्यक्ति को नजरबंद रखा जा सकता है। भारत के भीतर कई सारे निवारक निरोध कानून आए हैं, जैसे कि मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट,
टाडा, पोटा, रासुका, ये सभी के सभी भारत के निवारक निरोध कानून है। ये सभी के सभी भारत के निवारक निरोध कानून है। क्लियर है? तो आप ये सब बात याद रखिएगा। कुछ समझ में आया? नीचे से लिखिएगा निवारक निरोध कानून। कुछ नहीं लिखाए हैं, अब लिखाएंगे। लिखिएगा निवारक निरोध कानून। वह कानून जिसके तहत किसी घटना को अंजाम देने से पहले, वह कानून जिसके तहत किसी घटना को अंजाम देने से पहले, वह कानून जिसके तहत किसी घटना को अंजाम देने से पहले संदेह के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार या नजरबंद कर दिया जाता है। व्यक्ति को गिरफ्तार या नजरबंद कर दिया जाता है ताकि घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके, ताकि घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। इस कानून की चर्चा, उसी में लिखिएगा, इस कानून की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में है। नीचे से लिखिएगा निवारक निरोध कानून की तुलना, आगे लिखिएगा निवारक निरोध कानून की तुलना रॉलेट एक्ट कानून से की गई है। अगला पॉइंट, निवारक निरोध, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, निवारक निरोध समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची, निवारक निरोध समवर्ती सूची का विषय है। उसी में कंटिन्यू, इसे संविधान की आवश्यक बुराई भी कहा जाता है।
इसे संविधान की क्या नहीं पता चला सोनू जी, बोलिए। इसे संविधान की आवश्यक बुराई भी कहा जाता है। इसे संविधान की आवश्यक बुराई भी कहा जाता है। संविधान की आवश्यक बुराई भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। नीचे से अगला पॉइंट, निवारक निरोध कानून के तहत, निवारक निरोध कानून के तहत निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर, निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर अधिकतम, निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर अधिकतम 3 माह तक, अधिकतम 3 माह तक, अधिकतम 3 माह तक नजरबंद किया जा सकता है। अधिकतम 3 माह तक नजरबंद किया जा सकता है। 3 माह तक, अधिकतम 3 माह तक नजरबंद किया जा सकता है। फुल स्टॉप। इससे अधिक समय तक नजरबंद रखने के लिए, इससे अधिक, हाँ उसी में, इससे अधिक समय तक, इससे अधिक समय तक नजरबंद रखने के लिए इससे अधिक समय तक नजरबंद रखने के लिए, नजरबंद रखने के लिए, इससे अधिक समय तक नजरबंद रखने के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। इससे अधिक समय तक नजरबंद रखने के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। नीचे से प्रमुख निवारक निरोध कानून, नीचे से प्रमुख निवारक निरोध कानून प्रमुख निवारक निरोध कानून मीसा, MISA, मीसा, मीसा, कोमा टाडा, TADA, टाडा, प्रमुख निवारक निरोध कानून मीसा, MISA, मीसा, कोमा टाडा, TADA, टाडा, कोमा टी फॉर टॉय, टॉय मतलब खिलौना, TADA टाडा, टाडा, POTA पोटा, POTA पोटा, पोटा, रासुका, रासुका, ए भगवान, मीसा, NSA, रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA, इसी का रासुका का ही अंग्रेजी होता है NSA, NSA, मीसा, टाडा, पोटा, CCA। CCA कहां का है जानते हैं? कहां का निवारक निरोध कानून है? जब नीतीश कुमार आया था ना,
तो नीतीश कुमार से पहले लालू जी का राज था न हो, वही लालू जिसके घर पे आज सीबीआई छापा पड़ा है। तो लालू जी का जो राज था, लालू जी के राज में आपराधिक घटना जो है ना काफी होता था। तो नीतीश जी आए तो सीसीए नामक आपको जो है एक निवारक निरोध कानून लाए और इसी के तहत जो है अपराध पर नियंत्रण स्थापित किए। सीसीए, क्राइम कंट्रोल एक्ट, क्राइम कंट्रोल एक्ट, समझ गए। अब देखिएगा, आपका काम यह है कि आपको ये सब विषय में जान करके आना है, ठीक है, खुद से जान करके आना है। जहां से जानिए, एनएसए क्या है, मीसा क्या है, टाडा क्या है, पोटा क्या है, सीसीए क्या है, ठीक है। हम आपको यहाँ पे बताने, हम आपको सिर्फ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो है ना एक निवारक निरोध कानून है, ये निवारक निरोध कानून है। हम सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं, बाद बाकी इसके विषय में थोड़ा सा आप लोग भी जानिएगा और इसके बाद फिर आगे हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़िए आप, कितना जगह छोड़िए, 1 पेज जगह छोड़िए, 1 पेज। हाँ है क्या, हाँ यूएपीए, हाँ है, ठीक है, वो भी है निवारक निरोध कानून है। हाँ पता नहीं क्या है, बैठिए। हाँ क्या बोल रहे थे ना, ये सब लिखना ना है, ठीक है। एग्जाम्पल तो बताइए ना दिए हैं, ठीक है। आगे 1 पेज जगह छोड़ दीजिएगा, 1 पेज जगह छोड़ करके आगे हेडिंग मारिएगा। आगे हेडिंग मारिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखिए जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसकी चर्चा है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 को भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों को शोषण से बचाता है, और अनुच्छेद 24 को भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शोषण से बचाता है। तो अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 की हम बात करें तो इसमें है मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार और बलात्सरम, बलात्सरम समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए। मानव के दुर्व्यापार और बलात्सरम पर प्रतिबंध, मानव के दुर्व्यापार और बलात्सरम पर प्रतिबंध, बलात्सरम पर प्रतिबंध, समझ गए। आगे अनुच्छेद 24 में क्या है, तो अनुच्छेद 24 में यह है, अनुच्छेद 24 यह कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र, कम उम्र के बालकों, बालकों के कारखाना या अन्य कहीं भी काम करने पर प्रतिबंध, काम करने पर प्रतिबंध, प्रतिबंध। देखिए प्रतिबंध का मतलब होता है रोक लगाना, प्रतिबंध का मतलब होता है रोक लगाना। तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्सरम पर प्रतिबंध लगाता है, और अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के कारखाना या अन्य कहीं भी काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। अब इसका मतलब क्या होता है आप समझिएगा। देखिए व्यापार, व्यापार का मतलब क्या होता है, खरीद बिक्री, वस्तुओं का जो खरीद बिक्री होता है उसी को तो हम लोग व्यापार कहते हैं, समझिए, उसी को हम लोग व्यापार कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है गांव में, आपके गांव में, आपके समाज में कोई व्यक्ति है, वह किसान से धान या गेहूं खरीदता है
और जाकर बाजार में बेच देता है, जाकर बाजार में बेच देता है। तो जो व्यक्ति किसान से धान या गेहूं खरीदता है जाकर बाजार में बेच देता है वो व्यापारी हो गया। और ये जो खरीद बिक्री, पहले खरीदता है फिर बेचता है, खरीदना बेचना यही तो व्यापार है। जैसे धान और गेहूं का व्यापार होता है वैसे ही प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत में मानवों का खरीद बिक्री होता था। भारत में मानवों का खरीद बिक्री होता था, यानी मानव को खरीदा बेचा जाता था, मानव को खरीदा बेचा जाता था। तो जो मानव को खरीदा बेचा जाता था गलत तरीके से, उसी को दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार कहा जाता है। उसी के ऊपर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 23, यानी कहता है कि मानव का गलत ढंग से व्यापार नहीं किया जा सकता, मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता है। स्पेशली आज भी चोरी छिपे वेश्यावृत्ति की धंधा को आगे बढ़ाने के लिए लड़की का खरीद फरोख्त होता है, लड़की का खरीद फरोख्त होता है। और जो लड़की का खरीद फरोख्त वेश्यावृत्ति की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए होता है, उसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह प्रावधान किया गया है। अब मान लीजिए कि कोई वेश्यावृत्ति में संलग्न व्यक्ति है, वह किसी लड़की को खरीदता है और उससे वेश्यावृत्ति करवाता है, तो जो लड़की वेश्यावृत्ति करती है दबाव में आकर, उनका तो निश्चित तौर पे शोषण हो रहा है, तो उनको शोषण से बचाया जाता है। तो मानव के दुर्व्यापार यानी गलत ढंग से जो व्यापार होता है उस पर प्रतिबंध लगा करके मानवों को स्वतंत्रता पूर्वक गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। बलात्सरम कहिए या बेगारी प्रथा कहिए, बलात्सरम कहिए या बेगारी प्रथा कहिए। जैसे कि मान लीजिए गांव घर में आप देखते होंगे जो समाज में ऊंचे ओहदे के लोग होते हैं, धनवान लोग होते हैं, वे गरीब गुरबा से जबरदस्ती अपना धौंस दिखाकर काम करवा लेता है और उसके बदले उसको मजदूरी नहीं देता है, मजदूरी नहीं देता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग भी कोई ना कोई निश्चित तौर पर ऐसे होंगे जो अपना काम, अपने घर का काम नहीं करते होंगे, अड़ोसी पड़ोसी का काम करते होंगे, तो उस पर आपके माता पिता बोलते होंगे कि बेगारी करता है। ठीक है, ऐसा चीज आप सुने होंगे। मतलब बेगारी क्या होता है समझिएगा, बिना मजदूरी का मजदूरी करवा लेना, बिना पैसा का काम करवा लेना, अपना धौंस दिखा करके जबरदस्ती नहीं काम करना ही होगा, उसी को तो बेगारी प्रथा कहा जाता है। भारतीय समाज में यह प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही थी और आधुनिक काल तक यह प्रथा विद्यमान थी कि समाज में जो ऊंचे ओहदे के लोग होते थे वे जबरदस्ती किसी गरीब गुरबा से काम करवा लेते थे, बेगारी करवा लेते थे। और जबरदस्ती आप किसी से काम करवा रहे हैं मतलब उसका आप शोषण कर रहे हैं। तो जिनके मुंह में आवाज नहीं है उनको शोषण से बचाने के लिए बलात्सरम पर यानी बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध अनुच्छेद 23 लगाता है, अनुच्छेद 23 लगाता है। क्लियर है? और इस अनुच्छेद को प्रासंगिक बनाने के लिए ही बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में लाया गया। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में लाया गया है ताकि अगर कोई मजदूर मजदूरी करे तो उसे उचित मजदूरी मिल सके, उचित मजदूरी मिल सके। यही है मानव के दुर्व्यापार और बलात्सरम पर प्रतिबंध। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति लड़की का खरीद फरोख्त करता है और पता चल जाता है प्रशासन को,
तो वह उसको गिरफ्तार कर उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल भेज सकता है। ऐसा होता भी है। अगर कोई व्यक्ति बलात्सरम करता है, मतलब जबरदस्ती किसी से काम करवाता, प्रशासन को पता चलेगा तो प्रशासन उस पर केस चलाकर उसको जेल भेज सकता है। यह चीज है आपको अनुच्छेद 23 में। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि अनुच्छेद 21 का को, अनुच्छेद 21 का को, अनुच्छेद 21 का को यह कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। तो 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। अगर मान लीजिए 14 वर्ष का बच्चा काम करना शुरू कर देता है तो फिर जो शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए थी, क्या उन्हें शिक्षा मिल पाएंगी? नहीं। तो बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप काम करवाइएगा, ये तो उचित नहीं है। तो जो बाल श्रम है, बाल श्रम कहने का मतलब बच्चों से मजदूरी करवाना, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने तथा बच्चों को शिक्षा मिल सके, इसी को लेकर यह प्रावधान अनुच्छेद 24 में किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के खान, कारखाना या किसी भी खतरनाक काम में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और इस अनुच्छेद को प्रासंगिक बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने 1980 ईस्वी से बचपन बचाओ आंदोलन चलाया। और जो बचपन बचाओ आंदोलन है, बचपन बचाओ आंदोलन के अंतर्गत कैलाश सत्यार्थी ने लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष के बच्चों को, जो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के थे, अलग अलग जगह काम कर रहे थे, उन बच्चों को मुक्त करवाया और अपने संरक्षण में उन्हें शिक्षा उपलब्ध करवाने का काम कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन के तहत किया है। कैलाश सत्यार्थी के इन्हीं कदमों के कारण कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस पूरे विश्व जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, जो कि 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। साहित्य, कला, विज्ञान, 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। शांति, साहित्य, इसके बाद चिकित्सा, फिर भौतिकी, रसायन और फिर एक अर्थव्यवस्था, समझिएगा अर्थव्यवस्था, यह 6 क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को इस वजह से दिया गया क्योंकि उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन के तहत लाखों की संख्या में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने का काम अपने दिशा निर्देशन में किया। क्लियर है? तो ये चीज है, आप याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिएगा। किसको नींद आ रहा है? इसको आए तो कहा आप लेके आए हैं? आप लेके आए हैं? आप ही का दोस्त है? आप ही का दोस्त है? आप ही लेके आए हैं? पहला क्लास है इनका ना? ना सही में ही क्लास करता है? हमको तो लग रहा था नया लड़का है। कॉपी पलटिए तो, कॉपी पलटिए। चलिए लिखिए। नींद आता है इसको। नहीं, इसको देख रहे हैं शुरुए से ऐसे करके बैठा हुआ है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कौन दुनिया में है? कोई छोड़ दिया का हो? लिखिए लिखिए लिखिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कॉस्ट में 23 और 24।
कॉस्ट में 23 और 24, 23 और 24 लिखिएगा। अनुच्छेद 23 डैश देकर मानव के दुर्व्यापार और बलात्सरम मानव के दुर्व्यापार और बलात्सरम पर प्रतिबंध लगाता है। नीचे से नोट देकर के लिखिएगा, एनओटी नोट, नोट देकर के लिखिएगा। अनुच्छेद 23 को प्रासंगिक बनाने के लिए ही अनुच्छेद 23 को प्रासंगिक बनाने के लिए ही बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूरी अनुच्छेद 23 को प्रासंगिक बनाने के लिए ही बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, अनुच्छेद 23 को प्रासंगिक बनाने के लिए ही बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 ईस्वी में लाया गया है। 1976 ईस्वी में लाया गया है। आगे अनुच्छेद 24 लिखिएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खान कारखाना 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खान कारखाना या अन्य चौदह वर्ष से कम उम्र के बालकों को खान कारखाना या अन्य किसी भी काम में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नीचे से हेडिंग मारिएगा, बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन, ये जो लिखा है बचपन होता है, सिर्फ एगो चौ होता है। कहाँ घर है वो? कहाँ? खगड़िया? यहीं पे घर? कहाँ पे? तो मैट्रिक इंटर चोरी करके पास किए हैं। बचपन को बसपन लिखता है। बचपन बचाओ आंदोलन लिखिएगा। अनुच्छेद 24 को प्रासंगिक बनाने के लिए टकलू कहाँ घर है? झूठ की सही में? कहाँ है उसमें? कहाँ है? लिखिए,
अनुच्छेद 24 को प्रासंगिक बनाने के लिए, अनुच्छेद 24 को प्रासंगिक बनाने के लिए कैलाश सत्यार्थी ने 1980 ईस्वी से, कैलाश सत्यार्थी ने 1980 ईस्वी से कैलाश सत्यार्थी ने 1980 ईस्वी से बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के कारण ही कैलाश सत्यार्थी को इस आंदोलन के कारण ही कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजाई के साथ, मलाला यूसुफजाई, मलाला यूसुफजाई, हे भगवान, मलाला यूसुफजाई के साथ, पाकिस्तान की महिला है, लड़की है, शादी कर ली है ना, कर ली है, अब हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले शादी की है, पाकिस्तान की है। मलाला यूसुफजाई के साथ, मलाला यूसुफजाई के साथ प्रदान किया गया चलिए, हाँ जी, दोनों को शांति के क्षेत्र में दिया गया था। शिक्षा के अधिकार को लेकर ही वो भी लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान में, और जो है क्या कहते हैं, कैलाश सत्यार्थी भारत में लड़ाई लड़े थे। दोनों को शांति के क्षेत्र में ही दिया गया है, दोनों शिक्षा को लेकर के ही लड़ाई लड़े थे और लड़ी थी, समझ गए। आगे हेडिंग मारिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आए 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को क्या इच्छा होता है? शिक्षा से काम करेगा तो कुछ नहीं होगा, और क्या। चलिए, वो तो नेता, वो नेता बनेगा, वो आईएएस नहीं बनेगा, वो नेता बनेगा। आईएएस, आईएएस बनने का लक्षण उसमें न है, नेता बनने का पूरा लक्षण, समझे। 11 साल का बच्चा उतना बोलता है। मीडिया वाला को भी जानते हैं, कुछो नहीं मिलता है तो कुछो, अरे हुआ हुआ, अब इतना क्या, समझे। पूरे बिहार के भीतर सरकारी विद्यालय का तो वही हाल है। कौन सरकारी विद्यालय में पढ़ाया होता है? कहीं नहीं होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सुनिए अब,
है, सुनिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए ध्यान दीजिएगा, मुंह बंद कीजिए, यहां आइए बोर्ड पे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक है। इसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 की हम बात करें तो जो अनुच्छेद 25 है यह हमें व्यक्तिगत तौर पर यह अनुच्छेद हमें व्यक्तिगत तौर पर अपने धर्म को मानने का अधिकार देता है, अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने का अधिकार देता है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। हम अपने मन मुताबिक अपने धर्म को मान सकते हैं। हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानेंगे, मंदिर में जाके पूजा करेंगे, या हिंदू धर्म के जो भी रीति रिवाज है उसका हम पालन करेंगे। ये तमाम अधिकार हमें अनुच्छेद 25 देता है। अगर कोई मुस्लिम है तो इस्लाम धर्म को मानेगा, मस्जिद में जाकर इबादत कर सकता है, उसके इबादत के ऊपर रोक नहीं लगाया जा सकता है। कोई सिख है, वह गुरुद्वारा में जाकर माथा टेक सकता है। सिख धर्म में केस, कंघा, कृपान, कच्छा, करा, केस मतलब बाल, लंबा लंबा बड़ा बड़ा बाल सिख धर्म के लोग रखते हैं। सिख धर्म के लोगों का बाल दाढ़ी बड़ा होता है ना वो। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नाई बने और आराम का जीवन जिए तो सिख बस्ती में चले जाइए, नाई बन करके भी आप नाई बने हुए रहिएगा, लेकिन कटाने के लिए कोई छटाने के लिए नहीं आएगा, मस्ती वाला जीवन जिएगा। पैसा कहां से मिलेगा बकलो, कैसे मिलेगा, कौन देगा? सरकारी नाई बनेगा ही। चलिए तो अब सुनिएगा, वो ऐसे बोले थे, ऐसे बोले। चलिए, हाँ, केस, केस मतलब बाल, कंघा, बाल जो संवारते हैं आप समझिए, उसी को कंघा कहा जाता है। कुछ करे या नहीं करे, आईना में अपना थोबरा जरूर देखेंगे जो कि बदलने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी देखेंगे कि बदल जाए, कहीं अच्छा दिखने लगे, समझे? तो वही कंघा होता है, केस, कंघा। कृपान, कृपान का मतलब होता है छोटा सा अस्त्र, समझिए, छोटा सा अस्त्र, तलवार, ठीक है। कृपान का मतलब तलवार। जो कट्टर सिख धर्म से सिख धर्मावलंबी के लोग हैं, जो कट्टर सिख धर्मावलंबी के लोग हैं, उनको हमेशा आप देखेंगे कि छोटा सा चाकू या तलवार अपने पास निश्चित तौर पे रखा होता है, लेकिन अस्त्र शस्त्र लेकर चलने का अधिकार है किसी को? नहीं है, समझ गए आप? गोली डंडा बारूद लेकर के चलिए, पुलिस देखेगा, तुरंत गिरफ्तार करके जो है बहुत सारा मुकदमा ठोक करके जेल में बंद कर देगा आपको, समझ गए? लेकिन सिख धर्म के लोग, और कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि मान लीजिए धार्मिक आयोजन जब होता है, मान लिया जाए कि जैसे सरस्वती पूजा में मूर्ति को भसाने के लिए लोग जाते हैं तो अपना अस्त्र शस्त्र लेकर निकलते हैं, या कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, वो एक्सेप्शनल केस है, समझिए, वो एक्सेप्शनल केस है। क्लियर है? हाँ, तो ये चीज है। तो अब देखिएगा कि हमने आपको ये बात बताया है कि अनुच्छेद 25 अपने धर्म के मुताबिक आचरण करने का अधिकार देता है, यानी हमारे धर्म में जो कहा गया हम वैसा आचरण करेंगे। सिख धर्म में कृपान रखना सिख धर्म के आचरण के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि सिख धर्मावलंबी के लोग जो है कृपान धारण करते हैं, समझ गए? यानी छोटा सा अस्त्र रखते हैं, उसके छोटे से अस्त्र रखने के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है अनुच्छेद 25 के कारण। क्लियर है? इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 की हम बात करें तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, समझ गए? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन यानी कहने का मतलब हुआ कि आप अपने धर्म को लेकर के कोई कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अनुच्छेद 326 में है वोट देने का अधिकार।
हाँ जी पूजा जी, हाँ हाँ हाँ। अरे बकलोल क्वेश्चन था तो उसी पे बोले हैं हाँ। आपका हम आवाज पहचानते हैं जो बोले हैं। आप कौन है हमको पता है, जिस रोज मूड खराब हुआ उस रोज हम इलाज कर देंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कॉस्ट में 25 से 28, कॉस्ट में 25 से 28 लिखिएगा। लिखिएगा अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 डैश देकर यह अनुच्छेद हमें यह अनुच्छेद हमें हमें अपने धर्म को अबाध रूप से, मतलब बिना रोक टोक का, अबाध रूप से मतलब स्वतंत्रता पूर्वक बिना रोक टोक का, अबाध रूप से, अबाध रूप से यह अनुच्छेद हमें अपने धर्म को अबाध रूप से मानने मानने कोमा उसके अनुरूप आचरण करने, उसके अनुरूप आचरण करने, अबाध रूप से मानने कोमा उसके अनुरूप आचरण करने, आचरण करने और अपने धर्म के प्रचार करने, और अपने धर्म के प्रचार करने प्रचार करने का अधिकार देता है। यही कारण है कि यही कारण है कि यही कारण है कि सिख धर्मावलंबी के लोग, यही कारण है कि सिख धर्मावलंबी के लोग सिख धर्मावलंबी लिखना होगा, सिख धर्मावलंबी के लोग सिख धर्मावलंबी के लोग कृपान धारण करते हैं, कृपान, 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 कृपान भी लिखना होगा, कृपान धारण करते हैं। आगे अनुच्छेद 26 देखिए, सुनिए सुनिए, अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। फिर अनुच्छेद 27 की हम बात करें तो अनुच्छेद 27 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के वृद्धि या पोषण पोषण यानी अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को बढ़ाने के लिए व्यय करता है, खर्च करता है, तो उस खर्च के ऊपर उससे कोई कर नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए
हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खर्च कर रहे हैं तो उस पर हमसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 28 यह कहता है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित सरकारी विद्यालय में किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। यानी जो सरकारी विद्यालय है वहां पर तो सभी धर्म के लोग आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब मान लीजिए कोई विशेष धर्म का शिक्षा दिया जा रहा है तो बाद बाकी धर्मावलंबी के जो बच्चे होंगे उनके साथ न्याय नहीं होगा। यही कारण है कि अनुच्छेद 28 स्पष्टता पूर्वक यह बात कहता है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित अर्थात सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो नीचे से लिखिएगा, वो जो है वो जो विद्यालय का बात कर रहे हैं वो एक प्रकार का ट्रस्ट होता है, सरकार उसको अनुदान दे देता है। वो पूर्णतः सरकारी विद्यालय नहीं होता है, वो मदरसा की जो बात कर रहे हैं आप, ठीक है, वो ट्रस्ट के भांति काम करता है, सरकार उसको अनुदान देता है, ठीक है, ये चीज है। यानी पूरा 100% जो सरकारी विद्यालय वहां नहीं दिया जा सकता, ठीक है। और जो ट्रस्ट मतलब आधा सरकार देता है आधा लोग अपने से करता है वहां पे दिया जा सकता है, समझे? हाँ, ठीक है। अनुच्छेद 26 डैश देकर धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म के वृद्धि या पोषण में किसी भी धर्म के वृद्धि या पोषण में किए गए व्यय पर व्यय मतलब खर्च, किसी भी धर्म के वृद्धि या पोषण में किए गए व्यय पर व्यय यानी खर्च किए गए व्यय पर कर की अदायगी नहीं की जाएगी। कर की अदायगी कर की अदायगी कर की अदायगी कर की अदायगी फिर से, अच्छा ठीक है, आराम से सुनिए। किसी भी धर्म के वृद्धि या पोषण में, लिख लिए यहां तक, पोषण में किए गए व्यय पर कर की अदायगी नहीं की जाएगी। कर की अदायगी नहीं की जाएगी। आगे अनुच्छेद 28 सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित सरकार द्वारा पूर्णतः मतलब 100% सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। चलिए आगे, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 हेडिंग मारिएगा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। देखिए यहां पर जो है ना, अल्पसंख्यक
शब्द की चर्चा आपको मिलेगी। तो यहां पर हम लोग अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समझ लेते हैं, ठीक है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, हेडिंग मार लीजिएगा, शिक्षा एवं संस्कृति अनुच्छेद 29 और 30, हेडिंग मार लिए हैं। अब सुनिएगा, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। अल्प, अल्प का मतलब कम होता है, अल्प, अल्प का मतलब कम होता है, संख्यक मतलब कम संख्या, यानी जिसकी संख्या कम है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे कि क्लासरूम में लड़का के तुलना में लड़की की संख्या कम है, तो इस क्लासरूम के संदर्भ में लड़की अल्पसंख्यक है। बहुसंख्यक, बहु का मतलब अधिक होता है, बहु का मतलब अधिक होता है, जिसकी संख्या अधिक है उसे बहुसंख्यक कहा जाता है। क्लासरूम के संदर्भ में लड़का लोग बहुसंख्यक में आता है, लड़का लोग बहुसंख्यक में आएगा क्योंकि क्लासरूम में लड़का भरा पड़ा है, काफी ज्यादा है, समझ गए। तो ये चीज है। अब देखिए भारत, भारत की अगर हम बात करें तो भारत की 100% जनसंख्या में, भारत की 100% जनसंख्या में लगभग 80% हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरा में है। 80% हिंदू है लेकिन फिर भी हिंदू खतरा में है। बाद बाकी 20% में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब है। बाद बाकी 20% में, उसमें भी लगभग आपको 15% के आसपास, 15-16%, 14, सॉरी, एक मिनट, 14-15%, समझिए 14-15%, 14 से 15% जो है मुस्लिम है, समझ गए। और इसके बाद बाद बाकी जो 5% बचता है उसमें बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब है, समझ गए। तो भारत में हिंदू बहुसंख्यक में आता है, हिंदू बहुसंख्यक में आता है। हिंदू के अलावे अन्य सभी संप्रदाय, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सब अल्पसंख्यक में आता है। तो भारत में हिंदू बहुसंख्यक में, हिंदू के अलावा सब किसमें? अल्पसंख्यक में। तो सबसे पहले आप इसी बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो नीचे से लिखिएगा, भारत में, भारत में हिंदू हिंदू बहुसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, भारत में हिंदू बहुसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसके अलावे अन्य सभी समुदाय, लेकिन इसके अलावे अन्य सभी समुदाय, लेकिन इसके अलावे अन्य सभी समुदाय जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं, आते हैं, फुल स्टॉप, सभी अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं। अब आगे हेडिंग मारिएगा, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29, अगर हम एक लाइन में, क्या है हो ऑनलाइन, गांधी जी को मारने वाला मदरसा से पढ़ा हुआ टेररिस्ट था क्या?
एगो क्वेश्चन आया, गांधी जी को मारने वाला मदरसा से पढ़ा हुआ टेररिस्ट था क्या? है ना? गांधी जी को कौन मारा है? नाथुराम गोडसे ना। चलिए सुनिएगा, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 की हम बात करें तो एक लाइन में अगर कहे तो एक लाइन में यह कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के सबसे बड़ा नशा कौन चीज का नशा होता है जानते हैं? धर्म का नशा। सब नशा से बड़ा नशा धर्म का नशा होता है। ठीक है, तो धर्म के नशा में जो है ना, बदहोश नहीं होना है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण क्या है ये सुनिएगा। देखिए, अल्पसंख्यक तो हम आपको समझा दिए हैं, अल्पसंख्यक हम आपको समझा दिए जिसकी संख्या कम है। अब मान लिया जाए कि आप अपने सामाजिक स्तर पर थोड़ा सा सोचिएगा, आप अपने सामाजिक स्तर पर यानी आप अपने टोला मोहल्ला गांव के आधार पर सोचिएगा। जैसे कि आप देखते होंगे जिसकी संख्या ज्यादा होती है उन लोगों का हर चीज में दबदबा होता है, समझे, हर चीज में दबदबा होता है। तो अब भारत में हिंदुओं की संख्या काफी अधिक थी, तो संविधान निर्माताओं को लगा कि हो सकता है कि बहुसंख्यक समुदाय के लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अपना भाषा लिपि थोपे, अपनी संस्कृति थोपे, कि आप भी हमारी संस्कृति को ही मानिए। तो अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के साथ बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के हितों का टकराव हो जाता। इसी वजह से अनुच्छेद 29 में संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने भाषा लिपि संस्कृति बचाकर रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी भाषा लिपि संस्कृति बचाकर रखने का अधिकार है। अर्थात भारत में बौद्ध धर्मावलंबी के लोग हैं, बौद्ध धर्मावलंबी के लोगों की अपनी कोई परंपरा है तो वो अपना बचा कर रख सकता है, वो अपनी परंपरा के तहत काम कर सकता है। उनकी अलग कोई भाषा है तो वह अपनी भाषा बोल सकता है, उनकी अपनी कोई लिपि है तो वो उस लिपि का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि भारत में सिख धर्म भी अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल है, सिख धर्म के लोग भी अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल है, और सिख धर्म के लोगों की अपनी अलग लिपि है, गुरुमुखी लिपि। सिख समुदाय के लोग गुरुमुखी लिपि का ही प्रयोग करता है, तो क्या उन पे जबरदस्ती थोड़े देवनागरिक लिपि थोपा जा सकता है कि नहीं आप देवनागरिक लिपि का ही प्रयोग कीजिए? आप नहीं कर सकते हैं। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी हैं, इन्हें अपनी संस्कृति अपना रीति रिवाज हो गया है क्या? 20 को हो गया, अच्छा ठीक है, तो छोड़ दीजिए अब, ठीक है, टेस्ट डिस्कशन है, रुक जाइए। अभी अगर बताएंगे आगे तो फिर याद नहीं करवा पाएंगे। अब जरूरी है याद करने का, तुरंत 1 मिनट में पढ़िए, तो इसे आगे अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन अभी पढ़िए जल्दी, पढ़िए जल्दी, याद करवाएंगे तब जाएंगे, पढ़िए जल्दी। जितना लिखा है उतना पढ़िए, फिर आगे बताएंगे, पहले पढ़िए, पढ़िए जल्दी।
है पढ़िए, दांत निकाल रहे हैं तीनों, तीनों का हम दांत पेट में दे देंगे तोड़ के। पढ़िए, आप लोग भी निकाल रहे, आप लोग का भी तोड़ देंगे हम। पढ़िए ना, मेरा का मुंह देख रहे हैं। आए पढ़ लिए, चलिए आए बताइएगा। वह कानून जिसके तहत अपराध करने से पहले ही अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता क्या कहलाता है? निवारक निरोध कानून की तुलना किस कानून से की जाती है? रॉलेट एक्ट कानून से की जाती है। चलिए आगे बताइएगा। निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने माह तक, और इसके बाद जो है निवारक निरोध कानून कौन सूची का विषय है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 23। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के खान अनुच्छेद 24। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब आया है? 1900। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब आया है? 1976। चलिए आगे बताइएगा। बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया है? कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है? 1980। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 25 से 28। हमें अपने धर्म को मानने, उसके अनुरूप आचरण करने और धर्म के प्रचार करने का अधिकार, अनुच्छेद 25। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, किसी भी धर्म के वृद्धि या पोषण में जो भी सरकार द्वारा वित्त पोषित सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कौन अनुच्छेद? भारत में हिंदू किसके अंतर्गत आता है? हिंदू के अलावा अन्य सभी। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपका क्लास है। एक मिनट रुकिए, मेरा टेस्ट डिस्कशन है नीचे, हमको निकलने दीजिए, नौटंकी मत कीजिए, ठीक है? निकलने दीजिए हमको, एक भी लड़का नहीं निकलेगा, ठीक है? जो निकलेगा उसका आई कार्ड जब्त कीजिए। तो समझे, जब बोल रहे हैं काम है, टेस्ट है मेरा, नीचे समझते काहे नहीं है आप लोग, ठीक है? चलिए तो इससे आगे कल मिलते हैं। कल भी आपका क्लास है, बिट्टू सर का क्लास है, शाम में 7:30 बजे से कल आपका क्लास है, ठीक है? धन्यवाद।